हो हो येतोय सर. बृहन्मुंबई महानगरपालिका माध्यमिक शिक्षण विभाग शाळा बंद शिक्षण सुरू यामध्ये मी गणेश कीर्ति कुड़वे आपल्या सर्वांचं सहर्ष स्वागत करतो. आज हम इयत्ता 9वीं विषय विज्ञान और तंत्रज्ञान और उसके अंतर्गत पाठ क्रमांक 7 परितंत्र के ऊर्जा प्रवाह ये देखने वाले. इस पाठ में हम हमारे दो घटक है इस पाठ में, एक पोषण स्तर और दूसरा है जैव भू रासायनिक चक्र. तो चलो हम शुरू करते हैं. हमारे आज के घटक पोषण स्तर और जैव भू रासायनिक चक्र. इसमें से पहला जो है पोषण स्तर वो हम देखें. अब आपके स्क्रीन के ऊपर एक इमेज आ रही है, एक चित्र आ रहा है. इस चित्र में आपको पोषण स्तर दिखाई दे रहा है. अब पोषण स्तर इसका मतलब क्या? तो पोषण स्तर इसका मतलब है आहार श्रृंखला के प्रत्येक स्तर को हम क्या कहते हैं? पोषण स्तर. पोषण स्तर का मतलब क्या है? आहार श्रृंखला. देखो यहाँ से उत्पादक, प्रथम स्तर, द्वितीय स्तर और तृतीय पोषण पातळी. इसका मतलब पोषण का स्तर. मतलब ये जो स्तर है इस स्तर को हम क्या कहते हैं? पोषण स्तर कहते हैं. अब पोषण स्तर देखने के बाद पोषण स्तर का अर्थ क्या है? पोषण स्तर इसका अर्थ है अन्न प्राप्त करने का. तो हम क्या करते हैं, वो जो पोषण स्तर रहता है वो पोषण स्तर क्या कहता है? अन्न ग्रहण करता है. अब अन्न ग्रहण करने के बाद ग्रहण इसका मतलब प्राप्त करने का स्तर रहता है. आहार श्रृंखला में अन्न घटक और ऊर्जा का अनुपात निम्न स्तर से उत्पादक से लेकर उच्च स्तरीय भक्षक तक क्रमशः घटता जाता है. देखिए अगर आप इस चित्र में देखते हैं तो ये अन्न घटक और इस आहार श्रृंखला में ये देखो ये श्रृंखला है इधर. अब इस श्रृंखला में क्या है कि जो घटक है ये सारे घटक है. देखो अन्न घटक ये पूरे घटक है. सूर्य है, उसके बाद गोवत है, ये जो चित्र में आपको दिख रहे हैं ये घटक. और क्या होता है इनका? अन्न घटक और ऊर्जा का अनुपात निम्न स्तरीय उत्पादक से लेकर, निम्न स्तर इसका मतलब ये उत्पादक, उत्पादक से लेके तृतीय पोषण स्तर रहता है वहां तक क्या होता है देखिए, जो क्रमशः वो क्या होता है? घटता जाता है. ध्यान दीजिए आहार श्रृंखला में अन्न घटक और ऊर्जा का अनुपात निम्न स्तर से मतलब उत्पादक से लेके तृतीय स्तर तक क्रमशः क्या होता है? घटता जाता. मतलब हमें पोषण स्तर में क्या याद रखना है कि जो आहार श्रृंखला का अन्न घटक है और उसका ऊर्जा का अनुपात है वो निम्न स्तरीय से लेके उच्च स्तरीय भक्षक तक क्रमशः घटता है. अब उसके लिए हम एक एग्जाम्पल देखेंगे, उदाहरण देखेंगे. उस उदाहरण से हमें पता चलेगा कि उत्पादक क्या रहता है, उसके बाद शाकाहारी कौन रहता है, मांसाहारी कौन रहता है, सर्वभक्षी. अब सर्वभक्षी मतलब देखो इसमें हमने देखा था यहाँ अगर आप यहाँ उत्पादक मतलब वनस्पति, उसके बाद शाकाहारी, उसके बाद मांसाहारी, उसके बाद उभयहारी मतलब सर्वभक्षी. उत्पादक रहता है, उत्पादक के बाद आता है पोषण स्तर आता है, प्रथम पोषण स्तर, उसके बाद द्वितीय स्तर आता है और उसके बाद उभयहारी है, इसका मतलब सर्वभक्षी. अब इन सबको समझने के लिए हम क्या करेंगे? एक एग्जाम्पल देखेंगे, एक उदाहरण देखेंगे. अब उस उदाहरण में क्या है देखिए, आप सब उससे परिचित हैं. हम सब घर में खाना खाते हैं. अब खाना खाते समय हमारे घर में जब हम एक साथ बैठते हैं तो अलग अलग प्रकार की चीजें या पदार्थ हमें खाने के लिए मिलते हैं, है ना? तो उन अन्न पदार्थों से आहार श्रृंखला के साथ कुछ संबंध है क्या? उसके आहार श्रृंखला के कौन से स्तर में वो अन्न पदार्थ आते हैं, उससे हम आहार श्रृंखला का कौन सा स्तर है ये बता सकते हैं. मतलब जो
जैसे हमने कहा था कि घर में हमने अलग अलग प्रकार की सब्जियां खाते हैं, उसमें क्या क्या है देखो, आप ये सारी चीजें घर में खाते हैं। चावल है, दाल है, सूप है, पोटैटो है, भाजी है, ये मूंग की दाल है। मतलब है हम सारे पदार्थ घर में खाते हैं, लेकिन इनमें से ये नींबू भी हम खाते हैं। है ना? अब दाल, ये देखो दाल है। अब दाल से पूरा दाल रहता है, मूंग की दाल है, येलो वाली, इसमें ग्रीन कलर की और येलो कलर की आती है। अब ये ग्रीन येलो कलर की है, उससे हम क्या करते हैं, दाल बनाते हैं। ये राइस है मतलब चावल है, ठीक है ना? तो इससे हम क्या बनाते हैं, राइस बनाते हैं। मूंग है, मूंग से हम क्या करते हैं, खाना बनाते हैं, मतलब मूंग की दाल रहती है उससे हम खाना बनाते हैं। अब ये सारी चीजें हमसे रिलेटेड है। अब जैसे पोटैटो, अब ये सारे चित्र मैं क्यों बता रहा हूँ कि हमें उत्पादक क्या है पता होने के लिए हम ये सारे छोटे छोटे जो चित्र है वो हम देख रहे हैं। पोटैटो है, अब ये पोटैटो जमीन में आता है, नींबू पेड़ पे आता है, आप सबको पता है। तो ये सारी चीजें कौन से स्तर में आते हैं, तो ये हम इस चित्र के माध्यम से देखें। जैसे ये सारी चीजें जो है, ये देखो, राइस, उसके बाद दाल, उसके बाद तूप, तूप वनस्पति से नहीं आता, वनस्पति में भी रहता है लेकिन वो डालना रहता है। उसके बाद पोटैटो, उसके बाद सब्जियां, और उसके बाद मूंग की दाल। ये सारे क्या है, उत्पादक है। ये क्या है, उत्पादक, मतलब वनस्पतियों से हमें मिलता है। ये सारा हमें क्या मिलता है, वनस्पति से। तूप हमें वनस्पति से नहीं मिलता, ठीक है ना? तूप हमें वनस्पति से नहीं मिलता। जो तूप रहता है उसे हम डालडा कहते हैं, और ये वाला जो तूप है वो एनिमल से मिलता है, दूध से, दूध का दही बनाते हैं, उसके बाद चाक, और चाक का लोनी बना के क्या मिलता है, तूप मिलता है, ठीक है। अब उत्पादक जो हमने देखे तो वो सारे उत्पादक क्या है, वनस्पतियों से आते हैं, छोटे छोटे पौधों से आते हैं। मूंग की दाल देखो तो उसके लिए भी एक छोटा पौधा आता है। राइस देखा मतलब चावल देखा, उस चावल के लिए भी क्या होता है, एक छोटा पौधा आता है, बात की खेती होती है, ठीक है। मूंग का भी खेती होती है। मतलब ये सारे जो है वनस्पति मतलब उत्पादक, और उनको कौन खाता है, तो हम खाते हैं। हम मतलब हम सब लोग, है ना? मतलब इस सब्जियों को कौन खाता है, हम खाते हैं। इसलिए जो वनस्पति है इस चित्र में देख देखो दिखा रहा, वनस्पति क्या है, मतलब छोटे पेड़ पौधे उत्पादक है, और प्रथम भक्षक मतलब उसको कौन खा रहा है, तो हम खा रहे हैं। इसलिए हमें क्या कहा गया है, प्रथम भक्षक कहा गया है, या प्रथम पोषण स्तर उसे हम कहेंगे। उसे आप शाकाहारी भी कह सकते हैं। शाकाहारी में हम सब्जियां जो रहती है, भाजी पाला, वो हम खाते हैं, उसे शाकाहारी कहते हैं, और उसे हम क्या कहते हैं, प्रथम स्तर कहते हैं, प्रथम पोषण स्तर। अब दूसरे इसमें देखो, दूसरा यह चित्र मैंने दिखाया है। इस चित्र को अगर आप देखते हैं तो इसमें आपको रोटी, चावल और कुछ मांसाहारी टुकड़े दिख रहे हैं, मतलब मांस दिख रहा है। अब उस मांस अलग अलग जो प्राणी रहते हैं, पक्षी रहते हैं, उनका हम खाते हैं। जैसे फिश रहता है, फिश हम खाते हैं। हम खाते हैं मतलब जो नॉनवेज रहते हैं, शाकाहारी लोग रहते हैं, मांसाहारी रहते हैं, वो खाते हैं। फिश है, उसके बाद मुर्गी है, उसके बाद बकरा है, ठीक है। अब इसमें ध्यान दीजिए, जो बकरा रहता है वो प्रथम भक्षक रहता है। प्राथमिक भक्षक मतलब प्रथम, वो क्या खाता है, गवत खाता है, ठीक है ना? उस बकरे को कौन खाता है, इस बकरे को हम खाते हैं, है ना? उसके बाद मछली देखो, मछली क्या करती है, पानी में जो छोटे छोटे मछलियां रहती है उनको वो खाती है, या छोटे छोटे गवत रहता है वो भी वो खाती है। अब तीसरे इसमें देखिए, तो इसमें प्राणी, मतलब कुछ प्राणी फिश खाते हैं, मछलियां खाते हैं, या बड़ी मछलियां जो रहती है वो भी क्या करती है, छोटी मछलियों को क्या करती है, खाती है। मतलब हर एक प्राणी एक के ऊपर एक क्या है, निर्भर। अब यहाँ देखो, इसमें जो दो प्राणी आपको दिख रहे हैं, ये देखो शार्क। शार्क क्या करता है, मांसाहारी मतलब मांस खाता है, मतलब छोटे मछलियां भी खाता है। अगर समुद्र में गए, अगर इंसान भी उसको मिलता है तो इंसान भी उसको खाता है। हाँ, और दूसरे चित्र में भी देखो, दूसरा प्राणी भी क्या कर रहा है, मछलियों को खा रहा है। मछलियों को खा रहा है मतलब प्राणी भी एक दूसरे को खाते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है, उसे मांसाहारी कहते हैं। अब आगे वाला जो चित्र है इसमें देखिए, मुर्गी आपको दिख रही है,
अब मुर्गी आप सभी लोगों ने देखा होगा, मुर्गी शाकाहारी मतलब अ, जो पेड़ पौधे रहते हैं, जैसे यहाँ देखो गेहूं दिख रहा है, ये गेहूं के है, चावल है या दाल है, वो मुर्गी खाती है। और उसके साथ वो कुछ कीड़े मकोड़े रहते हैं, वो भी खाती है। इसलिए जो मुर्गी है, उस मुर्गी को हम क्या कहते हैं? मिश्राहारी। मुर्गी को हम क्या कहते हैं? मिश्राहारी कहते हैं। ध्यान रखो। अब यहाँ देखिए, पहले हमने देखा था मांसाहारी, देखा मतलब मांस खाने वाले। अब इस चित्र जब हम देखते हो तो इस चित्र में देखो, यहाँ सब्जियां दिख रही है आपको। यहाँ मुर्गी है, उस मुर्गी का मटन मतलब चिकन दिख रहा है। और यहाँ टोमेटो दिख रहा है, मतलब वेज भी इसमें है, मतलब शाकाहारी भी है इसमें और मांसाहारी भी। मतलब जो प्राणी या जो इंसान, अब यहाँ समझने के लिए इंसान ले लें, ठीक है। शाकाहारी भी खाता है और मांसाहारी भी पदार्थ खाता है, उसको हम क्या कहते हैं? सर्वभक्षी। मतलब वो सब कुछ खाता है, ठीक है ना। तो इसमें अगर आप देखते हैं तो सर्वभक्षी इसका मतलब तृतीय पोषण स्तर, इसे क्या कहते हैं हम? तृतीय पोषण स्तर है, ठीक है ना। मतलब हम उसमें वेज भी खाते हैं, नॉन वेज भी खाते हैं, मतलब शाकाहारी भी खाते हैं, मांसाहारी भी खाते हैं। हाँ, इसे हम क्या कहते हैं? सर्वभक्षी, मतलब ये सब खाने वाला। और उसे हम क्या कहते हैं? तृतीय पोषण स्तर भी। मतलब इस चित्र रूप के माध्यम से हमने, उत्पादकों ने तो उत्पादक वनस्पति रहती है, शाकाहारी प्रथम पोषण स्तर, मतलब कुछ लोग शाकाहारी भी रहते हैं, मतलब सब्जियां वगैरह रहता है। उसके बाद मांसाहारी, मांसाहारी मतलब मांस जो खाते हैं वो। और सर्वभक्षी इसका मतलब सब, मतलब उसमें वेज भी आता है और नॉन वेज भी आता है। उसे हम क्या कहते हैं? सर्वभक्षी कहते हैं। और उसको ही हम तृतीय पोषण स्तर कहते हैं। यह हमने देखा पोषण स्तर का स्तर। अब हमने आहार श्रृंखला और पोषण स्तर के बारे में पढ़ा। अब इसके आगे जाके हम पोषण स्तर क्या है, उसके लिए पिरामिड कैसे बनाया जाता है, ये देखिए। देखो, अब हम पिरामिड देखते हैं। आप सभी को मनोरया या पिरामिड देखा होगा। अगर आप बोरवली या मुंबई में, हम सब मुंबई में रहते हैं, तो यहाँ मुंबई बोरवली में अगर बाहर जाएंगे तो पैगोडा है, उस तरफ अगर जाएंगे तो आपको उसका डायग्राम उसी तरह दिखाई देगा। वहां है। अगर वो नहीं समझ में आ रहा है तो इसको देखो, यहाँ चित्र देखो, मनोरा है मतलब पिरामिड। इस पिरामिड को अगर हम देखते हैं तो पिरामिड को देखने के बाद नीचे वाला जो भाग रहता है, ठीक है ना, ऐसा लंबा रहता है। और मतलब नीचे वाला भाग यहाँ देख रहे हैं तो देखो, ये नीचे वाला भाग थोड़ा लंबा रहता है। और ऊपर की तरफ आप जाए तो उसको संकुचित हो जाता है, ठीक है ना। मतलब त्रिकोण जैसा रहता है, इसे पिरामिड कहते हैं। अब इस पिरामिड के लिए, जैसा ये पिरामिड है, उसी तरह आहार श्रृंखला का भी पिरामिड रहता है। ये हमने पिरामिड देखा कि पिरामिड कैसे रहता है। उसी तरह आहार श्रृंखला का भी क्या रहता है? पिरामिड। आहार मतलब इसमें देखो सब चीजें हैं, वेज है, नॉन वेज है, ये सारी चीजें आहार श्रृंखला में जितने भी अन्न पदार्थ है, उसका भी पिरामिड रहता। 1942 में लिंडमन नामक वैज्ञानिक ने आहार श्रृंखला और उसके ऊर्जा वहन का अभ्यास किया। देखो ये अन्न साखळी मनोरा, इसका मतलब क्या है? आहार श्रृंखला है। ये जो आपको चित्र दिख रहा है, डायग्राम राइट साइड में, ये आहार श्रृंखला का डायग्राम। और ये आहार श्रृंखला का जिन्होंने अभ्यास किया, जो शास्त्रज्ञ है, उनका नाम है लिम्डन। उन्होंने आहार श्रृंखला और उसके ऊर्जा वहन का अभ्यास किया। उसी तरह परिस्थिति की पिरामिड, ये भी संकल्पना है। जैसे आहार श्रृंखला है, उसी तरह परिस्थिति की पिरामिड भी है, मतलब उसे इकोलॉजिकल पिरामिड्स कहते हैं। यह संकल्पना सर्वप्रथम चार्ल्स एल्टन नामक ब्रिटिश वैज्ञानिक ने 1927 में ब्रिटिश स्थित बियर द्वीप के टुंड्रा परितंत्र का अध्ययन करके पश्चिम, मतलब ये परिस्थिति की जो मनोरा है ना, उसकी पढ़ाई जिन्होंने की है, उनका नाम है चार्ल्स एल्टन। और इसी कारण इस पिरामिड को एल्टोनियम पिरामिड भी कहा जाता है। जैसे हम आहार श्रृंखला का पिरामिड देख रहे हैं, तो आहार श्रृंखला का पिरामिड एक किसने किया था? लिंडमन नामक वैज्ञानिक ही उन्होंने किया।
उसके साथ और एक पिरामिड है, वो परिस्थिति इकोलॉजिकल पिरामिड कहते हैं। ये हमें भी मालूम होना चाहिए, इसलिए ये तो इनका जो परिस्थिति के मुनारा है, इकोलॉजिकल पिरामिड है, इसका शोध किसने लगाया था? तो चार्ल्स एल्टन इन्होंने लगाया था। अब जैसे हमने देखा कि आहार श्रृंखला का भी एक पिरामिड, अब जब हम आहार श्रृंखला का पिरामिड देखते हैं, यहाँ देखिए स्तर देखते हैं, तो उसमें देखिए आहार श्रृंखला में अनेक ऊर्जा विनिमय स्तर होते हैं। ऊर्जा विनिमय स्तर की रचना के अनुसार जब ऊर्जा का हस्तांतर होता है तो मूल ऊर्जा धीरे धीरे कम होती जाती है। देखो, ऊर्जा का हस्तांतर यहाँ से लेके यहाँ, तो ऊर्जा हस्तांतर वनस्पति से लेके प्राणी, प्राणी से लेके मांस, मांस मतलब मछलियां, और उसके बाद मानव। मतलब जैसे जैसे वो ऊपर जाती है उसी तरह क्या होता है, उसका ऊर्जा का मूल क्या होता है, कम कम होता जाता है। यहाँ अगर देखेंगे वनस्पति प्लवक में तो 10,000 किलो कैलोरीज है। जैसे ही वो ऊपर धीरे, जैसे वो हस्तांतरित होती है, मतलब वनस्पति से लेके प्राणी में जाती है, तब तो उसकी किलोज कैलोरी क्या होती है, कम हो जाती है। 10,000 किलोज कैलोरी है, यहाँ क्या होता है 100 किलो कैलोरी। जैसे ही ये प्राणी में से ऊर्जा हस्तांतरित ऊपर की तरफ जाती है, तब मास मतलब फिश की तरफ जाती है तो कितना रहता है, 100 किलो कैलोरी। फिर ऊपर जाता है मानव की तरफ, वो 10 किलो कैलोरी। मतलब वो क्या है, ऊर्जा का विनिमय स्तर। मतलब रचना के अनुसार जब ऊर्जा का हस्तांतर होता है तो ऊर्जा धीरे धीरे क्या हो जाती है, कम। हम उसी तरह प्राणी में भी देखते हैं, सजीव में देखते हैं। अब देखिए इस तरफ सजीव की संख्या भी निम्न स्तर से उच्च स्तर की ओर कम होती जाती है। परितंत्र ऊर्जा की इस रचना को ही हम क्या कहते हैं, ऊर्जा का पिरामिड कहते हैं। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, ऊर्जा का पिरामिड कहते हैं। क्या देखो, वनस्पति दिखाया है, इसके बाद प्राणी दिखाया है, इसी चित्र को यहाँ वनस्पति है, प्राणी है, फिश और उसके बाद मानव। मतलब जैसे ऊर्जा विनिमय स्तर के जब ऊर्जा हस्तांतरित होती है तब वो धीरे धीरे कम हो जाती है, उसी तरह सजीव की संख्या भी, सजीव की संख्या जैसे ऊर्जा कम होती है, उसी तरह सजीव की संख्या भी क्या हो जाती है, कम कम होती जाती है। इस चित्र में देखो, यहाँ बगल में मैंने दिखाया है, यहाँ वनस्पति दिख रहे हैं, उसके बाद राइट साइड की जो चित्र है उसमें हम देख रहे हैं वनस्पति है, प्राणी है, फिश है और मानव। ऊर्जा भी कम होती जाती है और सजीवों की संख्या भी कम हो जाती है। उस स्तर को हम क्या कहते हैं, परितंत्र ऊर्जा की इस रचना को हम ऊर्जा का पिरामिड कहते हैं। ऊर्जा का पिरामिड मतलब ऊर्जा धीरे धीरे कम हो जाती है, उसी तरह सजीव की भी संख्या उच्चतर से निम्न स्तर से लेकर उच्च स्तर की और कम कम होती जाती है। उस परितंत्र ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, ऊर्जा का पिरामिड कहते हैं। अब ऊर्जा का पिरामिड होने के बाद सर्वोच्च भक्षक जो प्राणी रहते हैं, देखो सर्वोच्च भक्षक की मृत्यु के उपरांत उसके मृत शरीर का विघटन करने वाले विघटों को उस ऊर्जा प्राप्त हो। मतलब सर्वोच्च भक्षक मतलब जो बड़े भक्षक रहते हैं, हाँ, सिंह वाघ वगैरह जो प्राणी रहते हैं, उनका जब मृत्यु हो जाता है तब क्या हो जाता है, देखिए सर्वोच्च भक्षक की मृत्यु के उपरांत उसके मृत शरीर का विघटन करने वाले विघटों को उस ऊर्जा प्राप्त, मतलब उस शरीर को जो विघटक विघटन करने वाले हैं, मतलब कौन उनका विघटन करता है, कौन से वो घटक है, वो भी हम देखते हैं। तो वो विघटकों को क्या होती है, ऊर्जा प्राप्त। तो वो विघटक कौन से हैं, यहाँ देखेंगे हम। फफूंदा तथा सूक्ष्म जीव मृत प्राणियों के शरीर का विघटन करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, विघटक। मतलब जो मृत प्राणी है, वो मृत प्राणी का शरीर का विघटन कौन करता है, फफूंदा और सूक्ष्म जीव जो छोटे छोटे जीव रहते हैं वो करते हैं, मृत प्राणियों का विघटन करते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, विघटक कहते हैं। मृत प्राणियों का विघटन कौन करता है, तो मृत प्राणियों का विघटन फफूंदा और सूक्ष्म जीव करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, विघटक कहते हैं। इस चित्र को देखेंगे तो इस चित्र में देखो, यहाँ सूक्ष्म जीव दिख रहा है ब्लू कलर का, और यहाँ बुरशी दिख रहे हैं ना, फफूंदा, वो आपको दिखेंगे। वो क्या करते हैं, जो मृत प्राणी है उस मृत प्राणी का क्या करते हैं, विघटन करते
अब मृत अवशेषों से भोजन प्राप्त करते समय मतलब फफूंदा या सूक्ष्म जीव उनको खाते हैं मतलब विघटन करते हैं। तो विघटन करते समय मतलब भोजन प्राप्त करते समय विघटक उसका रूपांतर सरल कार्बनिक पदार्थ में करता है। देखो यहाँ सी लिखा है ना, उसे हम क्या कहते हैं, सरल कार्बनिक पदार्थ कहते हैं। कौन विघटक करता है, कौन खाता है, भोजन कौन करता है? तो भोजन कौन करता है? फफूंदे और सूक्ष्मजीव। ये जब भोजन करते हैं तो भोजन करते समय विघटक क्या करते हैं, उसका रूपांतर मतलब ये दोनों इसका रूपांतर किसमें करते हैं? तो इसका रूपांतर सरल कार्बनिक पदार्थ में करते हैं। सी जो आपको दिख रहा है ना, ये क्या है? कार्बनिक पदार्थ में ये विघटक उसका रूपांतर करते हैं। अब विघटक होने के बाद अब ये कहा जाते हैं, ये पदार्थ विघटक हो गए तो ये पदार्थ हवा, ये चित्र दिया है मैंने, देखिए हवा, पानी, ये कार्बन सरल पदार्थ कहा जाता है। तो देखो ये कार्बन दिख रहा है तो कहा जाता है हवा में जाता है, कुछ पानी में जाता है और कुछ मिट्टी में जाता है। ये पदार्थ हवा, पानी तथा मिट्टी में सहज मिल जाते। यहाँ से ये घटक पुनः वनस्पतियों द्वारा अवशोषित किए जाते हैं तथा आहार श्रृंखला में प्रवाहित होते हैं। देखिए आप आपके मोहल्ले में या कहाँ भी आप चलते रहते हैं या कुछ मरा हुआ कुछ कीड़ा या कुछ वहां गिरा होगा, कुछ दिनों के बाद अगर जाते हैं आपको तो स्मेल गंदा आता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद अगर आप वहां चले जाते हैं तो वो दिखता नहीं, आपको लगता है कहाँ गया। तो कहाँ गया, तो इसको जो विघटक मतलब कुछ सूक्ष्म जीव और फफूंदे जैसे जो रहते ये क्या करते हैं, उनको खा लेते और उनका विघटन करते। अब इसके बाद विघटन होने के बाद यह से वो पुनः घटक पुनः क्या होता है, वनस्पतियों द्वारा अवशोषित किया जाता है और फिर वो आहार श्रृंखला में आता है। अब यह आहार श्रृंखला यहाँ देखिए, किसी भी परितंत्र की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य है। याद रखने का, ये परितंत्र है तो उसका का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य है। परितंत्र में हरी वनस्पतियों कुल सौर ऊर्जा की कुछ ऊर्जा भोजन के रूप में संग्रहित करती है। देखो क्या करते हैं, सूर्य प्रकाश वनस्पति को मिलता है, उसमें से कुछ वो क्या करते हैं, भोजन के रूप में संग्रहित करते हैं। विघटकों तक पहुंचने के पूर्व ये ऊर्जा एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर प्रभावित की जाती है। विघटकों तक पहुंचने तक वो क्या किया जाता है, खाने वाले तक वो एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक पहुंचाई जाती है या प्रभावित किया है। विघटों द्वारा इसमें कुछ ऊर्जा उष्मा के रूप में उत्सर्जित किया जाता है। देखो इसमें से कुछ ऊर्जा उष्मा के रूप में क्या की जाती है, उत्सर्जित की जाती है। की जाती है परंतु इसमें से कोई भी ऊर्जा सूर्य की ओर वापस नहीं जाती, इसलिए ऊर्जा के प्रवाह को एक दिशा माना जाता है। देखिए ऊर्जा के प्रवाह को एक दिशा क्यों माना जाता है, मतलब सूर्य से मिलने वाला, क्योंकि वो वापस नहीं जाती, एक दिशा ही रहती है। यहाँ से मिलने के बाद यहाँ आ जाती, अब यहाँ से वो वापस ऊर्जा जाती नहीं है। इसके ऊपर भी आपको सवाल पूछा जाता है कि ऊर्जा के प्रवाह को एक दिशा क्यों माना जाता है, तो आपको ये सारा लिखना है। क्या क्या लिखना है, वनस्पति कुल सौर ऊर्जा की कुछ ऊर्जा भोजन के रूप में संग्रहित करती है और विघटों तक विघटक विघटक को तक पहुंचने के पूर्व ये ऊर्जा एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर प्रवाहित की जाती। विघटन द्वारा इसमें कुछ ऊर्जा उष्मा के रूप में उत्सर्जित की जाती है, परंतु इसमें से कोई भी ऊर्जा सूर्य की ओर वापस नहीं जाती, इसलिए हम उसे क्या कहते हैं, एक दिशा ऊर्जा के प्रभाव को एक दिशा माना जाता है। ये हो गया हमारा पोषण स्तर। अब पोषण स्तर देखने के बाद हम देखने वाले हैं सॉरी जैव भू रासायनिक चक्र।
पोषण स्तर में हमने क्या देखा, उत्पादक देखा, पोषण स्तर प्रथम पोषण स्तर देखा, उसके बाद द्वितीय पोषण स्तर देखा, उसके बाद तृतीय पोषण स्तर, और उसके बाद देखा ऊर्जा का पीरियड। अब उसके बाद हम देखेंगे जैव भू रासायनिक चक्र। जैव भू रासायनिक चक्र, इसका अर्थ और हम प्रकार देखेंगे। अब इस चित्र को अगर आप देखते हैं तो जैव इसका मतलब क्या, सजीव, और भू इसका मतलब क्या, जमीन। जैव इसका मतलब क्या, सजीव, और भू इसका मतलब क्या, जमीन। तो उसका अर्थ क्या हो गया, परितंत्र में पोषण द्रव्य के चक्रीय प्रभाव को हम क्या कहते हैं, चक्रीय मतलब गोल घूम, को हम क्या कहते हैं, जैव भू रासायनिक चक्र। जैव भू रासायनिक चक्र इसका मतलब क्या, कि परितंत्र में पोषण द्रव्य के चक्रीय प्रभाव को हम क्या कहते हैं, जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। अब इसमें सजीव की वृद्धि के लिए आवश्यक पोषक द्रव्य के जैविक घटकों का अजैविक घटकों तथा जैविक घटकों का अजैविक घटकों में रूपांतर होता रहता है। ये जो चक्र है ना, वो चक्र घूमता रहता है। घूमता रहता है मतलब क्या होता है, देखिए, अजैविक घटक जैविक घटक की तरफ जाते हैं और जैविक घटक फिर, मतलब ये चक्र घूमता रहता है। मतलब सजीवों की वृद्धि के लिए आवश्यक पोषक द्रव्य के लिए जैविक घटकों का अजैविक घटकों में तथा जैविक घटकों का अजैविक घटकों में रूपांतर होता रहता है। शिलावरण, वातावरण और जलावरण से मिलकर बने जीवावरण के माध्यम से यह चक्र निरंतर चलता है। ये जो भू रासायनिक चक्र है, ये कैसे चलता है, तो शिलावरण, वातावरण और जलावरण से मिलकर बने जीवावरण के माध्यम से ये चक्र निरंतर चलता है। आप देखेंगे तो ये वातावरण है, वातावरण से शिलावरण होता है, उसके बाद जलावरण, फिर वातावरण, ये सबको मिलकर के जीवावरण होता है। और एक चक्र क्या रहता है, निरंतर चलता है, रुकता नहीं। ठीक है ना। तो ये चित्र को आप देखेंगे तो आपको ये निरंतर चक्र कैसे चलता है, तो वातावरण, उसके बाद शिलावरण, उसके बाद जलावरण, और ये फिर चक्र घूमता रहता। तो ये निरंतर चलने वाला चक्र। इस प्रक्रिया में जैविक, भूस्तरीय व रासायनिक पोषक द्रव्यों का चक्रीय भवन जटिल होता है। जटिल होता है मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड रहता है। ये देखो, ये हरिण है, मतलब इस चित्रों को देखेंगे तो आप, ये चक्री भवन है लेकिन जटिल होता है, तथा वह परितंत्र ऊर्जा वाहन स्तर पर भी निर्भर होता है। तो ऊर्जा वाहन रहता है, तो ऊर्जा का वहन उसके ऊपर भी क्या रहता है, निर्भर रहता है। इस प्रक्रिया में जैविक, भूस्तरीय व रासायनिक पोषण द्रव्य का चक्रीय भवन जटिल होता है तथा वह परितंत्र ऊर्जा वहन स्तर पर निर्भर होता। ये हमने जैव भू रासायनिक चक्र में। अब जैव भू रासायनिक चक्र के प्रकार है, कितने प्रकार है, तो दो प्रकार है। कौन से दो प्रकार है, एक है वायु चक्र और एक है वायु चक्र और है अवसादन चक्र। इसका मतलब भू चक्र। वायु चक्र क्या रहता है और अवसादन चक्र क्या रहता है, यह हम देखेंगे। जैसे आपको स्क्रीन के ऊपर ये कुछ इमेज दिख रही है, हम वायु चक्र देते हैं। प्रमुख अजैविक गैसीय पोषक द्रव्यों का संग्रह पृथ्वी के वायुमंडल में पाया जाता है। यहाँ देखो, ये वायुमंडल का चित्र लिया है, ये ब्लू कलर का राइट साइड में दिख रहा है। ये क्या है, वायुमंडल है। इस वायुमंडल में अजैविक गैसीय पोषक द्रव्यों का क्या है, संग्रह। उसी तरह इसमें क्या है, यहाँ नाइट्रोजन, अब जो गैसेस है वो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, बाष्प इत्यादि का समावेश होता है। जो गैसीय पोषक द्रव्य है संग्रह पृथ्वी के वायुमंडल में, वो क्या क्या है, देखिए, यह चक्र घूमता रहता है, ये भी चक्र घूमता रहता है। इसमें क्या है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड और बाष्प इत्यादि का इसमें क्या होता है, समावेश होता है, ये वायु चक्र में। अब साधन भूचक्र, भूचक्र मतलब अवसाधन चक्र में क्या होता है, देखिए, अवसाधन चक्र में प्रमुख अजैविक पोषक द्रव्यों का संग्रह पृथ्वी पर
मृदा, अवसाद या अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। अब यहाँ देखो, यहाँ दिया गया है वो फूड प्रोडक्शन है, वाटर बेनिफिट्स है, कार्बन स्टोरेज है, इसमें क्या होता है, पाया जाता है। और दूसरा क्या है पॉइंट इसमें अवसादन चक्र में, यह आयरन, या चित्र में देखो इस तरफ दूसरे वाली इमेज देखिए, या आयरन मतलब लोह, कैल्शियम, फॉस्फोरस, सॉरी फॉस्फोरस तथा जमीन के अन्य घटकों का समावेश होता है। मतलब अवसादन जो चक्र है इसमें किसका किसका समावेश होता है, आयरन रहते हैं, कैल्शियम रहता है, फॉस्फोरस तथा जमीन के अन्य घटकों का भी समावेश भू चक्र में रहता है। भू मतलब जमीन, जमीन में जितने पानी वाले घटक है वो उसमें इसका समावेश होता है। अब वायु चक्र की गति, ये देखो अब इसमें ये जो दिख रहा है ना, ये वीडियो दिखाता हूँ आपको, एक छोटा सा है। अब इस चित्र को देखने से पहले इस छोटे से वीडियो है कि क्या होता है, वायु चक्र की गति अवसादन चक्र से अधिक होती है। उदाहरणतः किसी भाग में CO2, हाँ, चक्र CO2 जमा हो तो वह वायु के साथ फैला जाता है, अथवा वनस्पतियों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। देखो ये चित्र इसमें देखेंगे तो देखो ये हवा में फैला जाता है, ये फैलने के बाद क्या लेता है, वनस्पति है, वनस्पति क्या कर लेती है, अवशोषित कर लेती है। मतलब वायु चक्र की गति अवसादन चक्र से अधिक होती है। उदाहरण क्या लिया इसके लिए हमने, कार्बन डाइऑक्साइड जमा होता है तो वह वायु के साथ फैला जाता है, अथवा वनस्पतियों द्वारा वह अवशोषित कर लिया जाता है। अब देखो इसमें और एक है, जलीय परिवर्तन या मानवीय क्रियाओं का चक्रों की गति, तीव्रता और संतुलन पर भी क्या होता है, इसका गंभीर परिणाम होता है। इसलिए चक्रों के जो विविध घटक है, कौन कौन से घटक है, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड, ये फास्फोरस, इसके ऊपर भी हमें क्या करना है, ध्यान देना चाहिए। इससे जमीन को, मतलब जो पेड़ पौधे हैं उनको तो पानी मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और फास्फोरस, ये सारी चीजें जो पेड़ पौधे हैं उनके लिए क्या है, जरूरी। पोटेशियम, नाइट्रोजन, ये पेड़ के लिए जरूरी है। इसी तरह जो प्राणी रहेंगे उनके लिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, मेद और जीवन सत्व, ये भी क्या जरूरी है। ये सब वनस्पति से, ये देखो अमृतावशेष है। मतलब गंभीर परिणाम क्या है, तो गंभीर परिणाम के लिए न हो इसलिए हम क्या करेंगे, जो पेड़ पौधे हैं उनको जमीन से पोटेशियम, नाइट्रोजन जो भी है उनको क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। अब देखो वायु चक्र हमने देखा था, तो वायु चक्र और अवसादन चक्र, इन दोनों चक्र का एक दूसरे से परिपूर्ण अलग नहीं किया जा सकता। मतलब इन दोनों को हम अलग नहीं कर सकते। उदाहरणार्थ देखिए, नाइट्रोजन गैस रूप में वातावरण पाई पाई जाती है, तो नाइट्रोजन ऑक्साइड यौगिक रूप में मृद व अवसाद में पाया जाता है। इसी प्रकार कार्बन अजैविक रूप में मुख्यतः शिलावरण के पत्थर के कोयले, ग्रेनाइट, हीरा और चूने के पत्थर में पाया जाता है। जबकि वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड वायु रूप में पाया जाता है। सामान्यतः कार्बन का अस्तित्व पत्थर के कोयले में वनस्पति और प्राणियों की अपेक्षा अधिक समय तक होता है। अब यहाँ देखिए, यहाँ नाइट्रोजन, यहाँ जमीन के अंदर देखो, नाइट्रोजन यौगिक रूप में मृदा, मृदा मतलब जमीन में स्वाद में पाया जाता है। कार्बन अजैविक रूप में शिलावरण में पाया जाता है, मतलब किसमें, कोयले, ग्रेनाइट, हीरा और चून खड़क में पाया जाता है। जबकि CO2 दिख रहा है ना घूमते हुए, वायु रूप में पाया जाता। कार्बन का अस्तित्व पत्थर, कोयले, वनस्पति और प्राणी की अपेक्षा में अधिक समय तक रहता। इसी प्रकार आज के लेक्चर में हमने पोषण स्तर, उसके बाद ऊर्जा का पिरामिड,
उसके बाद जैव भू रासायनिक चक्र, जैव भू रासायनिक चक्र के प्रकार, ये आज के पाठ में हमने देखा। अगर आपको इसमें कुछ समस्या है तो आप पूछ सकते हैं। सर हो गया? हेलो। आज के इस लेक्चर में हमने ऊर्जा का पिरामिड, उसके अंदर पोषण का स्तर, उसके बाद जलीय 2 भू मिनट। रासायनिक चक्र, भू रासायनिक चक्र की व्याख्या, उसके बाद रासायनिक चक्र के प्रकार, वायु चक्र और अवसादन चक्र, ये इस लेक्चर में हमने पढ़ा। ठीक है सर।